वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं। उसके लिए अगर पहले से या मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं कि पूरा मैथ पढ़ना है आपको, बहुत ही बेसिक से मैथमेटिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, जो कि आपके बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। क्लास 11 की फिजिक्स बुक में आपको मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, क्लास 11 का वेक्टर चैप्टर, दो ऐसे टॉपिक्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर चैप्टर। अगर ये दोनों क्लियर है आपका, तो आप बहुत आराम से सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। न्यूमेरिकल से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की, बट बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखें, इस न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा फिजिक्स यूज होगा, बाकी पूरा पूरा मैथ है। ध्यान से देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ABC। इस पर दिया गया है कि यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज क्यू है। क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज पर, प्रीवियस क्लास में हमने शायद इस पर पढ़ा था फोर्स, इस क्लास में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा, क्या वो जीरो होगा? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज इसको रिपेल करने वाला है अप साइड में इस तरफ, और ये प्लस चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ। अगर हम सोचें तो इन दोनों फोर्स की वजह से इस पर एक नेट फोर्स आएगा जो वर्टिकली अपवर्ड आने वाला है। मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो तो नहीं होने वाला। बट क्वेश्चन ये है कि हम इन लाइंस के, सपोज इसकी लेंथ है एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स क्या है? स्मॉल एल। क्वेश्चन ये था कि बी और सी के बीच में हम एक ऐसा चार्ज पुट करें जिसकी वजह से इस पर रखे हुए चार्ज प्लस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक, अभी अगर ये नहीं होता तो ये दोनों कंफर्म है कि इसको एक फोर्स देंगे ऊपर की तरफ, नेट फोर्स जीरो नहीं होता। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि हम बी और सी के बीचों बीच मिड पॉइंट पर ऐसा कौन सा चार्ज रख दे जिसकी वजह से इस चार्ज पर नेट फोर्स जो पहले होता था इन दोनों की वजह से, अब वो क्या हो जाए? कैंसिल आउट। तो हमें दो चीज़ें बतानी होगी। पहली तो ये कि यहाँ पर रखे जाने वाले चार्ज की मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज़ इसकी साइन। क्या दोनों जरूरी है निकालने? तो आंसर है हाँ। ध्यान दें, साइन की अगर बात हम कर लें सिंपली, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा जाएगा, यदि हम प्लस सोचते तो ये और ये तो रिपेल इसको कर ही रहे हैं ऊपर की तरफ, ये भी अगर आ जाता तो ये भी क्या करता है? इनको रिपेल करता। तो नेट तो जीरो होने के चांसेस कभी नहीं है। इसलिए साइन यहाँ पर क्या होना चाहिए? निगेटिव, ताकि ये और ये तो रिपेल करके इनको नेट ऊपर दे, और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करके एक नीचे फोर्स दे दे, ताकि ये और ये क्या हो जाए? कैंसिल आउट, और नेट फोर्स क्या मिल जाएगा? जीरो। तो पहला आंसर तो हमारा हो गया कि साइन कन्फर्म है कि क्या होने वाला है? निगेटिव। अब बची बात मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। यहाँ पे रखे हुए चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? इन टर्म्स ऑफ प्लस कैपिटल क्यू, या कैपिटल क्यू कह सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले इनकी वजह से जो नेट फोर्स ऊपर आ रहा है उसको निकाल लें। ठीक, तो उसका कैसे निकालने वाले हैं? ध्यान देखें, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा इधर, कितने फोर्स लगाएगा? कूलॉम्स लॉ, कैपिटल के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस L है, L स्क्वायर। ठीक, सिंपल सा। अपवर्ड साइड में इधर हो गया। इसकी वजह से जो इस पर फोर्स आएगा वो किधर आएगा? वो इस तरफ आएगा। कितना आएगा? कि ये चार्ज और ये चार्ज Q1 Q2 किसी को ले लेंगे, दोनों सेम है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ओवर डिस्टेंस स्क्वायर L स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस सेम हो गए वापस। और हम क्लास 11 के वेक्टर चैप्टर में पढ़े कि अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स हों, ये दोनों सेम हों और 60 डिग्री पर हों। अच्छा, 60 डिग्री पे है ये और ये 60 पे, बिकॉज ये वाला एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा। अगर ये की इसकी बात करें तो ये है इक्विलेटरल के अकॉर्डिंग 60, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो दो इक्वल फोर्सेस 60 डिग्री पर अगर हों तो इनका रिजल्टेंट आता है F√3। ठीक, और ये कैसे आता है? सेम फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। और अगर ये हमें फॉर्मूला आता तो हमें ये करने की जरूरत ना पड़ती, हम सिंपली इसको तुरंत कर लेते, हमारा समय बचता। एक बार देख लेते हैं, P और Q किसको लेंगे? इसको P और Q किसी को ले लें। खैर दोनों बराबर है, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा? F स्क्वायर
क्यू स्क्वायर भी हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 पी भी एफ है क्यू भी एफ है तो ये अगेन स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती तो 1/2 2 से कट जाएगा एफ स्क्वायर 3 टाइम्स एफ स्क्वायर रूट के अंदर और एफ बाहर निकल जाएगा, अंदर कौन बचेगा √3। तो हमें डायरेक्ट अगर याद रहता तो इतना हमारा क्या होता समय बच जाता। अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर हो गया और वो कितना आया f√3 और f इसी को ले सकते हैं हम इनमें से किसी को क्योंकि दोनों बराबर है। अच्छा एक चीज तो कंफर्म होगा कि इस चार्ज पे अप साइड में f√3 फोर्स लग रहा है, उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। f की वैल्यू लिख लेते हैं k क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर और साथ में क्या है √3। ध्यान दें ये वाली फोर्स जो है ये अप साइड में लग रहा है अभी, मतलब इस पर फोर्स है। ये जो चार्ज आएगा स्मॉल क्यू माइनस में, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और अगर इसी के बराबर जो ऊपर लग रहा है उसी के बराबर लगा दे फोर्स ये, तो इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। तो हम बराबर कर सकते हैं क्या इसके थ्रू लगने वाला इस पर फोर्स। तो ध्यान देखें ये वाली दूरी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दें ये L है, ये हो जाएगा L/2। ठीक, हम अगर शॉर्टकट में करना चाहें, अगर फिर से हम कहें कि 11th की बात को याद करें, तो ये एंगल 60 है अगर, तो इस L का कंपोनेंट इधर आएगा L cos 60 और ऊपर जाता है L sin 60। तो ये देखा जाए तो ये कितना हो गया L sin 60। ठीक, तो ये दूरी हो गई L sin 60। अब बात करते हैं डिस्टेंस पे निकल गया। इन भाई साहब की वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा नीचे, कितना उसको लिख लेते हैं K Q1 Q2 ओवर L स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी थी L sin 60 स्क्वायर। हमने बराबर क्यों किया, क्योंकि हमारी कंडीशन ही ये दी गई थी न्यूमेरिकल में कि इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, और ये 0 सिर्फ तभी होगा जब इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आया है वो ऊपर हो और बीच में रखे हुए वाले से क्या हो नीचे, जस्ट अपोजिट और इक्वल होंगे तभी तो कटेंगे। इक्वल हमने कर दिया, अपोजिट है ही दिख रहा है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। के ने के को काट दिया, फिर उसके बाद एक कैपिटल क्यू एक कैपिटल क्यू से कटेगा, एल स्क्वायर है एल स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे क्या बचा है क्यू, यहाँ क्या बचा है √3 और कुछ तो नहीं बचा यहाँ पे ध्यान दें स्मॉल क्यू बचा है, यहाँ क्या बचा है sin 60 स्क्वायर। तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या होगा कैपिटल क्यू √3 और मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये जाकर, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 और उसका ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा क्यू √3 और √3 का स्क्वायर 3/4, 3√3/4 इंटू क्यू, ये हमारे पास चार्ज हो गया। अच्छा यहाँ पे जो चार्ज आया है वो हमने साइन नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ साइन लेकर ही नहीं चले थे हम, क्योंकि पहले ही तो हम डिसाइड कर चुके थे ना साइन कैसा होगा नेगेटिव होगा। जब हम आंसर में इसको लिखेंगे तो आंसर हमारा कैसा होगा मैग्नीट्यूड इतना, लेकिन साइन के साथ लगाने के साथ ऐसा लिखेंगे और ये पूरा हमारा क्या हो गया प्रॉपर आंसर हो गया। क्लियर। हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्लास 11th इसमें थोड़ा सा यूज होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं मैथ, और ये नीट और जेई के लेवल का क्वेश्चन है। बोर्ड के अकॉर्डिंग तो ठीक है, उसको हम करेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हमें करने हैं जो कंपटीशन लेवल के हों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं और सिमिलर मैग्नीट्यूड के हैं, इन्हीं के जैसा एक तीसरा चार्ज एकदम मिड वे पे रखा गया है, सेम चार्ज सिमिलर प्लस क्यू और सेम वैल्यू के साथ। अगर हम सपोज कर लेते हैं इनके बीच की दूरी 2L है, तो इस चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान दें ये प्लस इस प्लस को जो बीच में है इसको रिपेल करेगा और ये प्लस भी इसको रिपेल करेगा, तो इस पर जो नेट फोर्स आने वाला है वो 0 आ सकता है, और बीच में अगर है तो कंफर्म होगा। ठीक, अब ध्यान दें इसको अगर हम हल्का सा राइट साइड में स्मॉल डिस्टेंस पर स्लाइड कर दें, डिस्प्लेस्ड कर दें, तो क्या होता है कि ये जब यहाँ पहुँचेगा प्लस क्यू, तो ये और ये दोनों क्या हो गए पास पास हो गए, और ये दोनों क्या होगा थोड़े से डिस्टेंस पर होगा। तो
तो इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और इसका फोर्स क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अभी भी डायरेक्शन की बात करें तो ये इधर ही रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा। लेकिन जब इसका फोर्स ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इफेक्टिव फोर्स इस पर किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, और ये लेफ्ट तरफ भागने लगेगा और भागते 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 एक वेलोसिटी अचीव कर लेगा। इनर्शिया की वजह से वो यहीं पर नहीं रुकेगा। यदि हम कहते हैं इसके पास मास m है सपोज, तो यहाँ नहीं रुकने वाला, ये थोड़ा सा आगे जाएगा और आगे जाने के बाद फिर से केस क्या हो जाएगा इसकी तरह कि इधर गया तो ये वाला इफेक्टिव फोर्स लगाएगा उस तरफ और इसका थोड़ा सा हो जाएगा कम उस तरफ, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, राइट साइड में। फिर ये राइट साइड में भागने लगेगा। तो हम देखते हैं कि ये एक तरह से क्या करने लगता है, यहीं पर SHM करने लगता है। और SHM का क्वेश्चन है और उसमें फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट यही है कि हमें क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड, कि कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है या एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर लेता है, यही दोनों में फाइंड आउट करना है। देखिए कितना सिंपल तरीके से है। इसके लिए हमें क्लास 11th की एक बात याद रखनी होगी। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस के साथ, माइनस दिखाता है, उसमें बताया गया था कि हमेशा फोर्स किधर होता है, सेंटर की तरफ लगता है। अगर चार्ज इधर आएगा तो सेंटर की तरफ उधर, उधर जाएगा तो सेंटर की तरफ इधर। माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा के विषय में पढ़ा हमने, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, और एक्स क्या होगा, मिड पॉइंट से कितने को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, कितने से हम लोग डिस्प्लेसमेंट किया उसको, ये याद रखें। इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, फ्रिक्वेंसी। ओके, पहले क्या निकाल लें, फोर्स, क्योंकि फोर्स से ही एक्सेलरेशन निकलेगा। फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसे निकलेगा, जब वो बॉडी m मास का q चार्ज लेकर यहाँ पर है तो यहाँ पर नेट फोर्स किधर होगा, लेफ्ट साइड सेंटर की तरफ। कितना वो निकालते हैं, पहले इनकी वजह से निकाल लेते हैं इस पर और इसकी वजह से निकाल लेते हैं इस पर, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या दोनों का रिवर्स है। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, तो उसके लिए ये दूरी चाहिए, इसकी वजह से कितना होगा, ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी बड़ा आसानी से निकलेगा। सेंटर से x आ गया है, सेंटर से ये वाली दूरी कितनी होती है, इसका हाफ l, अब ये कितना बचेगा, l माइनस एक्स। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, l प्लस एक्स, क्योंकि पहले l था, x बढ़ गया। इनके बीच का फोर्स उस तरफ का, एरो लगा दें, फोर्स इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, k q1 q2 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज l माइनस एक्स स्क्वायर। और इन भाई साहब की वजह से इस पर फोर्स किधर होगा, इस तरफ, ऐसे कर लेते हैं। फोर्स इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसका के Q1 Q2 सेम है स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r इज l प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इस पर फोर्स किधर लगा था, लेफ्ट साइड में, ठीक। तो लेफ्ट साइड में फोर्स अगर लगेगा, हम नॉर्मली इधर को प्लस लेते हैं और इधर को माइनस लेते हैं, तो उस तरफ की फोर्स निकालने के लिए हम नेट निकालने जा रहे हैं। ध्यान दें, नेट कैसे निकलता है, अगर एक पॉइंट पर दो फोर्सेस अपोजिट में लगे तो दोनों का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस फोर्स इधर है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको पहले कर सकते थे, इसको बाद कर सकते थे, बस डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। उससे परेशान नहीं होंगे कि इसी को क्यों पहले लेकर माइनस किया गया है, इसको क्यों नहीं लिया गया, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। दोनों में से के क्यू स्क्वायर कॉमन कर ले, के क्यू स्क्वायर, ये क्यू है, के क्यू स्क्वायर कॉमन करने के बाद इनको ध्यान से देखें, 1/l प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले ले, l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर ध्यान दें, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, ये दोनों कॉमन हो चुके हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, l स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस l ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2ab, फिर ये माइनस साइन। ध्यान दें, ये वाला इधर जाएगा तो ओपन जब होगा तो l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा करेंगे। लेकिन ध्यान दे एक चीज़, बीच में माइनस था तो माइनस पूरे साइन को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो l का तो चेंज कर ही दिया माइनस, x का भी चेंज करेगा माइनस, और 2lx का भी चेंज करेगा माइनस। तो ये दोनों इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 2lx माइनस में कितना हो जाएगा, 4lx, बाहर के क्यू स्क्वायर बैठे थे, ठीक। नीचे ध्यान दें, a प्लस बी ए माइनस बी, अगर दोनों का स्क्वायर हम बाहर कर ले ऐसे, a लाइक दिस, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a प्लस बी ए माइनस बी ये हो रहा है, तो
ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर है। हमें पता है पहले से ही कि एसएचएम के लिए कंडीशन होती थी जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम लोग एक्स वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब एक्स की वैल्यू स्मॉलर है एल से। अगर एक्स एल से छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा एल स्क्वायर से, ठीक है। और एल एक्स स्क्वायर अगर छोटा है एल स्क्वायर कंपेरिजन में तो एक्स स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हम 0 ले सकते हैं। ये 0 अगर हुआ तो बचेगा कितना, -4 एल एक्स के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा 0 क्यों किया है, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू था। आप कभी देखो 0.5 स्मॉल है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 0.25 और स्मॉल जाएगा, तो स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर और स्मॉलर होता है, याद रखें इस बात को। अब देखें इसको हम थोड़ा सा करते हैं, एल से एक एल काट दें तो बचेगा 4 माइनस में क्यू के हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, और नीचे हो जाएगा एल क्यूब और एक एक्स बचा। ये हो गया हमारे पास नेट फोर्स, किस पर, इस पर। और हमने कहा था ना एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स बाई मास। तो फोर्स कितना है दिस, इसको लिख लेते हैं -4 के क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब, -4 के क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब, और नीचे एम क्या डिवाइड करना। तो ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन, और इसी एक्सेलरेशन को एसएचएम के थ्योरी के अकॉर्डिंग किसके बराबर करना है, -ω² एक्स। कर दिया बराबर, तो ये वाला लाइन बन गया हमारे पास। अब ये लाइन बन गया, देखो कितना इजीली हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दे, ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास, एलएचएस में बचेगा 4 के को प्लस पुट कर लेते हैं हम, या बाद में रखते हैं, के क्यू बाई एल क्यूब एम इजक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और स्क्वायर को भी अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा रूट, ठीक है। अब इतना तो हमें मिला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछता तो यहीं तक लिव कर देते, छोड़ देते हम लोग। लेकिन हमें पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, हमें ये पूछा है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा तो पता चल गया ना, बस 2 पाई से डिवाइड कर दें तो कैसे हो जाएगा, 1 मिनट, क्यू नहीं था यहाँ पे, क्यू स्क्वायर था ये, तो क्यू स्क्वायर रहेगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमें ओमेगा बस 2 पाई से डिवाइड करना, ओमेगा निकल चुका है, तो न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस ओमेगा इज 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब एम इंटू 1/2 पाई, जो डिवाइड करना था, ठीक है। इतना चाहे तो छोड़ सकते हैं, या अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं या इसको सिंप्लीफाई करके हमें लिखना है तो एक लाइन और कर लेते हैं, के को रिप्लेस करते हैं हम लोग किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। देखें 1/2 पाई पहले लिख लेते हैं, 4 के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और नीचे जो पहले से थे एल क्यूब और एम, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, न्यू इक्वल्स टू, फाइनल आंसर होगा, क्यू भी बाहर निकाल लें, स्क्वायर है तो क्यू बाई 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा 1 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एम। ये होगा हमारा आंसर हर्ट्ज में। अभी तो हो गई फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड निकालना हो तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, रिवर्स कर लेंगे आंसर आ जाएगा इसका। तो टाइम पीरियड आ जाएगा आराम से, उसको सेकंड में लिखेंगे हम लोग। ये था क्वेश्चन बेसिक सा, किसके लिए, कि एसएचएम अगर करता है तो। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, एक क्वेश्चन इसमें क्या 2-3 चीज़ें बनती हैं। जैसे हम बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो थ्योरी में वो क्या पूछते हैं कि कितने ऐसे रीजन पॉसिबल हैं जिसमें हमारा एक तीसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम फील करेगा, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या आएंगे, 0। किसके लिए, इस सिस्टम के लिए। ध्यान दें, इस सिस्टम के लिए कितने ऐसे रीजन है जहां पर एक तीसरा चार्ज क्या फील करे अपने ऊपर, नेट फोर्स 0। तो ध्यान दें, अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 मान लेते, दोनों प्लस हैं, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, या बराबर भी हो सकते हैं। बराबर होगा तो एकदम बीच में आंसर आएगा, और नहीं तो इधर उधर कहीं आने वाला है। एक तीसरा चार्ज लेते हैं प्लस Q, इसको कहाँ रख दे कि इस पर नेट फोर्स 0 आएगा, सोचें। इसको यदि हम बीच में कहीं रखते हैं, इधर 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 कहीं पर भी, सपोज यहाँ रखते हैं प्लस Q, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको
इधर रिपेल करेगा और ये प्लस इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं बाहर रखता, सोचता यहाँ पे देखते हैं, ये भी रीजन है ना बाहर, दूसरे चार्ज के Q2 के राइट हैंड वाला, और एक रीजन होगा Q1 के लेफ्ट हैंड वाला। 3 रीजन है, एक इनके बीच का 2 और इधर का 3। क्या तीनों में आएगा या एक में से? तो इसमें तो आ गया, चांसेस है। यही प्लस अगर मैं बाहर रखता तो आ सकता है क्या 0? नहीं। देखें कैसे, ये प्लस इनको रिपेल करेगा, ये प्लस भी इनको रिपेल करेगा। क्या दो फोर्सेस एक तरफ और उनका नेट 0 आ सकता है? कभी नहीं आएगा। अगर इसी चार्ज को मैं इधर रखता लेफ्ट साइड में पहले के, तो ये इसे रिपेल करता, ये भी इसे रिपेल करता, अगेन 0 नहीं आ सकता। मतलब यदि सिमिलर चार्जेस हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, माइनस का भी आप चेक कर सकते हो, अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस, मतलब सिमिलर चार्जेस अगर दो पेयर में रखे हैं तो इनके बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी पर कहीं पर तीसरे चार्ज को हम रखकर उस पर नेट फोर्स क्या फील कर सकते हैं, 0। बाहर कहीं नहीं 0 होने वाला, इधर भी कहीं नहीं 0 होने वाला, इधर भी करके देख सकते हैं आप। लेकिन यदि दोनों चार्जेस Q2 और Q1 अलग अलग साइन के हैं, एक माइनस एक प्लस, या ये प्लस ये माइनस होता, तो कितने रीजन है जहाँ पे तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है? तो हमारा आंसर होगा अभी भी एक ही रीजन होगा, लेकिन किधर, इधर, इधर या इधर। तो बीच में तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक तीसरा चार्ज प्लस Q जैसा ही रख कर देखें तो इस पर नेट फोर्स 0 कभी नहीं आएगा। क्यों? माइनस इस प्लस को क्या करेगा, खींचेगा, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हो गया क्या, फोर्स आ गया, 0 तो नहीं आया ना। अब इसी चार्ज को मैं लेफ्ट हैंड पे रखता, लाइक यहाँ पर प्लस Q, अब देखें ये माइनस इसको अट्रैक्ट करता और ये प्लस इसको रिपेल करता, यस 0 आने के चांसेस हैं। अगर उसको मैं यहाँ रखता तो ये माइनस अट्रैक्ट करता और ये प्लस इसको रिपेल करता, अभी भी 0 आने के चांसेस हैं। तो क्या दो रीजन हो गए? नहीं, एक ही होगा। देखें कैसे, अगर मैं Q1 को बोलता कि +4Q है, सॉरी माइनस लगाया तो -4Q मान लेते हैं, और Q2 को बोलता -Q है, तो स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड में कौन है, ये हो गया, ये हो गया लार्जर। इधर हो सकता है क्या, देखें ये -4Q इस +Q को खींचेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा और पास भी है। ये मैग्नीट्यूड में भी कम है और इससे दूर है, तो इसका जो कहाँ गया, ये तो प्लस था ना, इसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा, प्लस था ये, इसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा दूर है और स्मॉलर मैग्नीट्यूड में तो कम होगा। तो यहाँ पे रखे हुए इस चार्ज को तो नेट फोर्स इधर मिलेगा मिलेगा है, क्योंकि ये पास भी है और मैग्नीट्यूड में भी ज़्यादा है। तो इधर तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, बीच में नहीं आया था, पहले ही देख चुके थे। इधर वाले को देखते हैं, एक तो ये छोटा है और इससे पास में, तो इसका जो प्लस साइन है +Q, इस वाले को जो हम बाहर रखे हैं रिपेल करने का है, और ये -Q इस +Q को खींचता। देखें इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन दूरी भी ज़्यादा है, तो कम फोर्स थोड़ा सा हो जाएगा। ये कम मैग्नीट्यूड का है, पास अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है इनका इफेक्ट यहाँ पर क्या आ जाए, 0। तो नेट फोर्स जो होगा इस पर 0 आने के चांसेस सिर्फ एक ही रीजन में, इधर बीच में नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। लेकिन ये बार बार ऐसे करके चेक करेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है, जिधर हमारा स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, साइन अपोजिट होने पे बता रहा हूँ मैं, जिधर हमारा स्मॉलर चार्ज है मैग्नीट्यूड में उधर ही इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। सिमिलर अगर है प्लस प्लस या माइनस माइनस तो हमेशा उन्हीं के बीच में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, ठीक है, इतना रहेगा इसके लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है ना, हमें ये बताया जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ? सो सिंपल, इलेक्ट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन ले लें, इनका पेयर r डिस्टेंस पर, या r = 1 मीटर कर लें, ठीक। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सेम चार्ज इस पर भी होगा, माइनस साइन के साथ। वो तो साइन की बात ये बताएगा कि दोनों माइनस है तो रिपल्सिव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके पास मास भी होगा, यस, इलेक्ट्रॉन के मास भी होते हैं, कितना, 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, इस मास की हेल्प से अगर हम चलें तो मासेस हमेशा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव नेचर रखते हैं।
लेकिन नेगेटिव साइन दोनों पर हैं, तो सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्वेश्चन ये कि क्या होगा, रिपेल होगा या अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे के दूर जाएंगे या पास आएंगे। तो हम अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये दूर ही जाते हैं। कैसे देखें, एक मैथमेटिकल वैल्यू निकाल कर चेक कर लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें इन्हीं सिस्टम के लिए तो कितना आराम से निकलेगा, देखें के मतलब 9 × 10⁻⁹, Q1 लिखते थे 1.6 × 10⁻⁹, Q2 लिखते थे वो भी इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹, डिवाइडेड बाई r², r को हमने अपने मन से 1 ले लिया है 1 मीटर। फिर हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था, कैपिटल G मतलब 6.67 × 10⁻11। नेक्स्ट G m1 m2, तो m1 और m2 दोनों सेम है, तो हम लिख लेते हैं 9.1 × 10⁻31। m1 हो गया सेम, इसी की तरह लिखते हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर अपॉन r², r1²। इसीलिए r को हमने मन से ले लिया था, नहीं भी लेते तो वो हम डिवाइड करते समय काट लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाता। अच्छा, इस पूरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक को और ग्रेविटेशनल का हम अगर डिवीजन कर दें, रेशियो ले लें, तो क्या होगा हमारे पास, ध्यान दें, -19 पावर प्लस 9 पावर कैंसिल होके बचेगा -10, -10 और -19 कितना हो जाएगा, -10 और -19 29, ठीक है। 1.6 और 9, तो हम अगर इसको सही से देखें तो 9 × 1.6 मतलब 16 का स्क्वायर, 16² 256, तो 2.56 डिवाइडेड बाई ये 1 हो चुका, ये बचा 6.67 इंटू 9.1 ट्वाइस है, तो 9.1 × 9.1 इंटू 10 टू पावर, देखें यहाँ पर 31 का स्क्वायर है 62 और -11 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -73, ठीक है। ये 62 हो जाएगा और वहाँ पे 11 है, तो कितना हो जाएगा 73 माइनस में। अब इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू लेके करते हैं हम लोग, जैसे 2.56 है तो इसको हम अगर 3 लेते हैं तो 9 3 27, 27 थोड़ा सा कम कर लेते हैं 25 कर लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं आएगा बट अप्रॉक्स आ जाएगा, हमारा जो हमें चाहिए वो हम बताने वाले हैं, बस उससे लिए इसी का ऐसा कर रहे हैं। 29 हो गया, यहाँ पे 6.67 को हम ले लेते हैं 7 और 9.1 को 99, तो 99 कितना हो जाएगा 81 और यहाँ पे 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 56, तो 567 आ रहा है। हम इसको लगभग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि 7 लिए थे, तो 560 ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर -73। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले तो ये हो गया 25 और ये हो गया 56, ठीक। ये 25 और ये हो गया 56, अप्रॉक्स 50 है तो 1/2 मतलब ये 0.3 के आसपास मान लीजिए आ रहा है, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर 73 ऊपर जाएगा और 29 है, तो 73 और 29 कितना हो जाएगा 73 29, 73 29 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 44, 10 टू द पावर 44। इसको हम थोड़ा सा सिंबल कर ले तो हमारे पास हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, मान लेते 3.1 आया था तो 3.1 इंटू 10 टू द पावर 43। ये क्यों निकाला हम बता रहे हैं, ये हमने क्या निकाला एक्चुअली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग 10 टू पावर 43 टाइम्स क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यदि 1 रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना रहेगा 10 टू पावर 43, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्गर हुआ। आप इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देखते होंगे कि अगर आप किसी टेबल पर छोटे छोटे पेपर के पीस रख दें और एक कॉम को लें, कॉम को अपने ड्राई हेयर पे रब करने के बाद अगर इसके पास ले जाते हैं तो ये अट्रैक्ट होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। सोचिए ना सिंपल सा कि ये मास होगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना mg, वो नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन कॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर ले जाना चाहता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है तभी तो उठ रहा है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास सामने होता है। ये एक तरीका होता है कि हम रेशियो निकाल सकते हैं। आप ये काम इसके लिए भी कर सकते हैं, प्रोटॉन के लिए, बट प्रोटॉन के लिए जब करने जाएंगे तो बस यहाँ चेंज हो जाएगा मास की जगह। प्रोटॉन का मास जब लिखने जाएंगे तो हम कितना लिख सकते हैं 1.67 लिख देते हैं इंटू 10 पावर -27 kg लिखा जाता है। और प्रोटॉन के लिए जब सॉल्व करेंगे तो यही रेशियो लगभग
10 पावर 36 आता है। मतलब प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस क्या हो जाते हैं, थोड़े से कम, वहाँ पे ग्रेविटेशन थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेशियो।